हेलो गाइस, आज से हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें 12th क्लास के अकाउंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहला जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो लास्ट चैप्टर है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसको हमने 4 टुकड़ों में बांटा है, यानी कि 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। स्टेप नंबर 1, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप नंबर 1 जो है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एंड सेकंड जो स्टेप नंबर 2 है उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, एंड थर्ड इज़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। थर्ड पार्ट के अंदर हमने क्या किया है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ निकालेंगे, और फोर्थ में हम फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का पूरा फॉर्मेट पढ़ेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, यहाँ तक हमने ये 4 स्टेप्स के बारे में पढ़ा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एंड सेकंड इज़ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, एंड थर्ड वन इज़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। स्टेप नंबर 4 फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। तो हम स्टेप नंबर 1 के बारे में पहले अब थोड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल से, कि इसके अंदर क्या क्या आता है। एक एक पॉइंट के बारे में बताएंगे, जिससे कि आपको सिर्फ फॉर्मेट के अंदर का जो चीज़ें हैं, जो इसके रिगार्डिंग जो भी कंक्लूजन निकलता है, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। ठीक है, जो भी इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है नेट प्रॉफिट में, वो सारा बताया जाएगा। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। देखो, पर्टिकुलर्स अमाउंट पहले फॉर्मेट बना लेंगे। ठीक है, सभी को आता ही है फॉर्मेट बनाने, है ना, क्योंकि 11th में हमने फॉर्मेट बनाना ही सिखाया पूरा। अब देखो, इसके अंदर जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं क्या, ऊपर लिखते हैं हम सबसे पहले सरप्लस बैलेंस स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इसका हम क्या करते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। ठीक है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके अमाउंट लिखते हैं। अगर ये हमारा पॉजिटिव आता है तो हम पॉजिटिव में लिखते हैं, और नेगेटिव आता है तो हम इसकी जगह पे नेगेटिव का अमाउंट भी डाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, और लॉस होगा तो लॉस लिखेंगे माइनस में। इसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रोविज़न फॉर टैक्स ऐड करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद, और ये प्रोविज़न फॉर टैक्स जो होता है वो करंट ईयर का होता है। करंट ईयर के लिए हम CY यूज़ करेंगे। इसके बाद इसके अंदर हम फाइनल डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, ऐड करते हैं। फिर इंटरिम डिविडेंड, देन जनरल रिजर्व, DRR, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, WCR, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, IFR, इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग रिजर्व, एंड जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस जो होते हैं वो ऐड करते हैं, लाइक फायर। ठीक है, और डिज़ास्टर की वजह से अगर हमारा कोई नुकसान होता है तो वो हम इसके अंदर लिखते हैं। ये जो सारे आइटम्स हैं, इन सभी आइटम्स को हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ठीक है, और इसमें से 2 आइटम को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ये हो गया आपका रिफंड फॉर टैक्स एंड प्रॉफिट कौन सा, फायर इंश्योरेंस क्लेम हो गया। ठीक है, ये सब, तो ये 2 आइटम क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा। इससे हमारा निकल जाएगा क्या, तो इससे निकल जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, तो इसके अंदर ये पूरा हमारा जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ये पूरा हमारा इसका फॉर्मेट है, जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें देखेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर दी रहती है।
जैसे प्रोविज़न फॉर टैक्स करेंट ईयर का लेंगे, और फाइनल डिविडेंड जो लेंगे वो क्या कौन सा लेते हैं, प्रीवियस ईयर का लेते हैं। इसके पीछे रीज़न है, देखो प्रीवियस ईयर का फाइनल डिविडेंड इसलिए लिया जाता है क्योंकि जो ये फाइनल डिविडेंड होता है वो फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होने के बाद दिया जाता है। अगर मेरा ये वाला जो फाइनेंशियल ईयर है ये कंप्लीट हो रहा है तो अगले साल इसका जो डिविडेंड होगा, प्रपोज डिविडेंड होगा या फाइनल डिविडेंड होगा वो दिया जाएगा, ठीक है। अगर मेरा इस साल अगर मैं प्रपोज डिविडेंड दे रहा हूँ, फाइनल डिविडेंड दे रहा हूँ, तो वो पिछले साल का दूंगा मैं इसमें, क्योंकि जिस फाइनेंशियल ईयर का जो फाइनल डिविडेंड होता है वो उस साल नहीं दिया जाता है, वो अगले साल दिया जाता है। तो इस साल कौन सा दिया जाएगा, पिछले साल वाला दिया जाएगा। तो हम इसीलिए क्या लिखते हैं, प्रीवियस ईयर लिखते हैं। और इंटरिम डिविडेंड जो होता है वो ड्यूरिंग द ईयर वाला होता है, यानी कि ड्यूरिंग द ईयर जो फाइनेंशियल ईयर चल रही है उसका इंटरिम डिविडेंड दिया जाता है इसके अंदर में। इंटरिम डिविडेंड जो कि फाइनेंशियल ईयर के टाइम पीरियड जब चल रहा होता है तब दिया जाता है इंटरिम डिविडेंड, ठीक है। और ये डिविडेंड होता क्या है, तो आप सभी को पता है, नेट प्रॉफिट का जो पार्ट जो शेयर होल्डरों को दिया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। और उन्हीं के ये दो पार्ट हैं जो कि फाइनल डिविडेंड हो गया और एक इंटरिम डिविडेंड। जनरल रिजर्व आपको पता ही है, जनरली रिजर्व करके रखा जाता है ताकि इन फ्यूचर जो हमारा लॉस हो उसको रिकवर किया जाए यहाँ से। और ये जो रिजर्व दिए रहते हैं, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, WCR, IFR, तो DRR क्या होता है, डिवेंचर के लिए रिजर्व बनाया जाता है, WCR वर्कर्स के लिए बनाया जाता है, और IFR इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएटिंग रिजर्व ये इन्वेस्टमेंट के लिए बनाया जाता है। यानी कि ये सारे स्पेसिफिक रिजर्व होते हैं जो पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक के लिए बनाया जाता है, ठीक है। लॉस में हम वो सारे लॉस नहीं लाएंगे, लॉस के अंदर हम सिर्फ वही लॉस लेंगे जो फायर, डिजास्टर उनकी वजह से जो हो रहा है उनको हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऐड करते हैं। लास्ट में रिफंड फॉर टैक्स, यानी टैक्स का जो रिफंड मुझे मिला है वो माइनस करेंगे, और बाकी सारा जो प्रॉफिट है जो इंश्योरेंस क्लेम से मिला है मुझे, यानी कि नेचुरल डिजास्टर होने के बाद उसके बदले में मुझे क्लेम मिल रहा है, तो उस क्लेम को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। तो ये दो चीज़ें जो हो गई वो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और बाकी ये सारी की चीज़ें जो होती है वो प्लस होती है, ठीक है। तो देखो अब ये फॉर्मेट बनाने के बाद थोड़ा सा एडजस्टमेंट देखने को मिलता है, यहाँ पे एक इंटरिम डिविडेंड से रिलेटेड एडजस्टमेंट देखने को मिलता है। नीचे एडजस्टमेंट में आपको ये बोल दिया जाता है कि इंटरिम डिविडेंड जो है ना, इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर परसेंटेज दे देगा या फिर अमाउंट दे दिया 10,000, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर का कितना है, 10,000 है, ये दे दिया जाता है आपको, ठीक है। ये परसेंटेज में भी दे सकता है और अमाउंट में भी दे सकता है। तो यहाँ पे स्पेशली इसने बताया कि इंटरिम डिविडेंड इक्विटी शेयर को इतना दिया। अगर उस क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर है तो हम प्रेफरेंस शेयर को अभी इंटरिम डिविडेंड देंगे। क्यों? क्योंकि इक्विटी शेयर को देने से पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रेफरेंस शेयर वाले को इंटरिम डिविडेंड देते हैं, ठीक है। तो उसमें देख लेंगे कि इंटरिम डिविडेंड जो है प्रेफरेंस शेयर का कितना परसेंट है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर जब आते हैं ना तो अपने साथ परसेंटेज लेके आते हैं, तो हम उन्हीं का परसेंटेज जो होता है ना, उनके जो ओपनिंग अमाउंट होता है उस पर निकाल के दे देते हैं। तो इंटरिम डिविडेंड क्या करेंगे, हम प्रेफरेंस शेयर का भी क्या कर देंगे, प्रेफरेंस शेयर का भी जो भी उसका परसेंटेज होगा वो निकाल के, सपोज देख लो 5,000 आ गया तो ये दे देंगे, और फिर प्लस करके जैसे कि जो आएगा 15,000 आएगा, वो टोटल इंटरिम डिविडेंड होगा जो यहाँ पे लिखा जाएगा इस अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा फॉर्मेट के बारे में मैंने आपको बताया। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के अंदर क्या क्या आता है, ये सारी चीज़ें आती है। ये 4 आइटम्स जो हैं, 4-5 आइटम जो है इनको ऐड करते हैं और ये 2 माइनस करते हैं, और एक एडजस्टमेंट आपको ये देखने को मिलेगी पेपर में, ठीक है। इसके अलावा आपको और कोई चीज़ देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। अब इससे रिगार्डिंग एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा इसी टॉपिक का, जिसमें आपका ये पूरा जो भी इससे रिलेटेड जो एडजस्टमेंट होंगे वो सारा कुछ इसके अंदर कवर हो जाएगा, ठीक। देखो अब क्वेश्चन करते हैं इसका, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। सबसे पहले दे रखा है क्वेश्चन में, आप देखेंगे कि सबसे पहले दे रखा है सरप्लस, तो हम सबसे पहले सरप्लस लिख देंगे, सरप्लस बैलेंस स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, देखो क्लोजिंग दे रखा है क्वेश्चन में 4,50,000 दे रखा है, 4,50,000, और ओपनिंग दे रखा है 2,50,000। दोनों को माइनस किया कितना आ गया,
2 लाख, तो 2 लाख हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, सरप्लस आ गया। इसके अंदर देखो हम वैसे तो ऐड करते थे सारे, प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है, फाइनल डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ये सब करते हैं, लेकिन जो चीज़ें हमें गिवन नहीं है उसको हम एज्यूम कर लेंगे 0, तो उसको हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आप देखोगे जो आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन, तो उसके अंदर क्या दिया हुआ है, उसके अंदर दे रखा है डिविडेंड पेएबल, तो डिविडेंड पेएबल तो हम लेते ही नहीं है, ठीक है। क्या क्या आता है हमारे फॉर्मेट के हिसाब से, प्रपोज डिविडेंड, देखो नीचे एडजस्टमेंट में दे रखा है, प्रपोज डिविडेंड दे रखा है, और ये 2 साल का दे रखा है। एक दे रखा है 31 मार्च 2019 का दे रखा है, और एक दे रखा है 2020 का दे रखा है, 31 मार्च 2020 का। तो हम हमेशा किसका लेते हैं, प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर वाला जो प्रपोज डिविडेंड होता है वो लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रपोज डिविडेंड लेंगे, कौन सा, प्रीवियस ईयर का, ठीक है। और ये प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड आपको कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है आपको 1.5 लाख, 1.5 लाख दे रखा है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें लिखना है इंटरिम डिविडेंड। देखो इंटरिम डिविडेंड जो है, यहाँ पे एक बात समझने वाली है, और इस टॉपिक के अंदर यही एक बात हमें समझनी थी कि इंटरिम डिविडेंड के अंदर, वैसे तो देखो इंटरिम डिविडेंड जो है वो इक्विटी पे आपको दे रखा है कि इक्विटी पे 50,000 है, ठीक है। इक्विटी पे आपको दे रखा है क्या, कि 50,000 दे रखा है, लेकिन उसके अंदर प्रेफरेंस शेयर भी है, ठीक है। और इक्विटी को कोई भी चीज़ तब मिलती है जब प्रेफरेंस शेयर को वो चीज़ मिल चुकी होती है। तो प्रेफरेंस का हमने नहीं दे रखा कि कितना दिया, यानी कि उसको तो दिया तो होगा ही, क्योंकि इक्विटी को मिला है, तो क्योंकि पहले उसको मिलता है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखो क्वेश्चन में दे रखा है 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो जो उसका परसेंटेज दे रखा है ना, वो उसके प्रीवियस ईयर, यानी कि जो 5 लाख जो दे रखा है प्रीवियस ईयर का, उस पर निकालेंगे, और वो जो अमाउंट होगा वो प्रेफरेंस शेयर का क्या होगा, इंटरिम डिविडेंड होगा। तो इंटरिम डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर का क्या होगा, कितना, 5 लाख का 10% कितना हो जाता है, 50,000। तो टोटल कितना हो गया इंटरिम डिविडेंड, 1 लाख हो गया। तो ये 1 लाख हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। टोटल कितना हो गया, 2,50,000 ये हो गया, ठीक है। ये लिखने के बाद अब हम क्या करते थे, 2 चीज़ें और हमारी होती थी, ठीक है। क्वेश्चन में देखो 2 चीज़ें और होती थी, वो कौन सी, रिफंड, और एक होता था आपका प्रॉफिट, जो कि वो दिया नहीं है, नहीं दिया है तो हम उसको 0 एज्यूम कर लेंगे, और ये जो आया हमारा, ये हमारा निकल जाएगा कितना, 4,50,000 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो इसके अंदर देखो प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं था, होता तो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। इसके अंदर ना तो हमें वो दे रखा था, जनरल रिजर्व DRR दे रखा था, वो भी नहीं दे रखा, तो हमने उसकी जगह पे क्या मान लिया, 0 मान लिया, होता तो हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिफंड फॉर टैक्स नहीं दिया, रिफंड फॉर टैक्स होता तो हम माइनस करके लिख देते, लेकिन वो भी नहीं दिया था, ठीक है। तो उसको हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया वो 0 है, और जो दिया था उसके हिसाब से हमने रख दिया। तो देखो सारी चीज़ें फॉर्मेट के हिसाब से, एक यही एडजस्टमेंट आपको देखने को मिली होगी इंटरिम डिविडेंड की, ठीक है। और ये क्या होती है, इक्विटी पे दी रहती है, तो हमें प्रेफरेंस का भी निकालना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म होता है।